अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड देख लेते हैं पहले, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कवर कर लें। मीनिंग ऑफ डिमांड इज़ द पावर टू परचेज। डिमांड is the power to purchase a product coupled with willingness to purchase it. Coupled with willingness to purchase it। या आप लिख सकते हो डिमांड can be defined as a wish। मैंने कहा था आप इसे डिज़ायर लिख सकते हो, आप इसे वांट कह सकते हो, आप इसे एंड कह सकते हो। डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द विश दैट इज backed by purchasing power and willingness। डिमांड एक विश है जो कि बैक्ड होती है परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस से। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि किसी भी विश का, किसी भी डिज़ायर का, किसी भी वांट का डिमांड होने के लिए ज़रूरी है कि वो विश, वो डिज़ायर, वो वांट बैक्ड हो, उसके पीछे दो चीज़ें काम कर रही हो, और वो दो चीज़ें हैं परचेजिंग पावर, जिसको हम कहते हैं क़ुव्वत ख़रीद, और सेकंड थिंग इज़ आमादगी, जिसको हम विलिंगनेस कहते हैं। किसी भी विश को, किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर भी एग्जिस्ट करती हो और विलिंगनेस भी एग्जिस्ट करती हो। उस विश को, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप विलिंग भी हो, देन ये डिज़ायर, ये विश, ये वांट जो है वो आपके पास डिमांड बन जाती है। अगर इन दो प्रॉपर्टीज़ विलिंगनेस और परचेजिंग पावर में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो वो विश, वो डिज़ायर डिमांड नहीं कहलाएगी इन इकोनॉमिक्स। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक गरीब आदमी है, पुअर मैन है, और वो पुअर मैन ये विल तो कर सकता है, इस बात पे विलिंग तो हो सकता है, वो आमादा तो हो सकता है कि वो एक एक्सपेंसिव कार को परचेज़ करे। ये उसकी रज़ामंदी है, ये उसकी आमादगी है, ये उसकी विलिंगनेस है। बट उसकी इस विश को, जो परचेजिंग पावर है वो उसकी इस विश को बैक नहीं करती, क्योंकि he haven't got enough money to purchase that expensive car।
उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, एबिलिटी टू परचेज़ नहीं है जिसको हम पैसा कहते हैं। उसकी ये विलिंग हो सकती है कि वो एक एक्सपेंसिव कार को परचेज़ करे, लेकिन चूँकि वो एक्सपेंसिव कार परचेज़ करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, एबिलिटी टू परचेज़ नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो उसकी ये जो विश है ये डिमांड नहीं कहलाएगी। ऑन द अदर हैंड एक रिच मैन है और वो अफोर्ड कर सकता है एक एक्सपेंसिव कार, ठीक है, उसके पास परचेजिंग पावर एग्जिस्ट करती है। हाउएवर ही इज़ नॉट विलिंग टू डू सो बिकॉज he knows that its maintenance is quite expensive. Therefore, he refrains from purchasing that car even though he has the ability to purchase. उसके पास परचेजिंग पावर तो है एक्सपेंसिव कार को परचेज़ करने के लिए, लेकिन अगर वो विलिंग नहीं है उसको परचेज़ करने के लिए, देन ये विश जो है वो डिमांड नहीं कहलाएगी। सो किसी भी विश का डिमांड होने के लिए ये ज़रूरी है कि उस विश को दो चीज़ों से पैक्ड किया जाए, दो चीज़ों के साथ कपल्ड हो। एक विलिंगनेस है और दूसरा परचेजिंग पावर। अगर किसी विश को, किसी डिज़ायर को, किसी वांट को ये दोनों चीज़ें बैक्ड करती हैं, परचेजिंग पावर भी उस बंदे के पास एग्जिस्ट करती है और वो विलिंग भी है अपनी उस विश को पूरा करने के लिए, देन उसकी जो विश होगी ये बेसिकली इन इकोनॉमिक्स डिमांड कहलाती है। सेकंड थिंग जो हम करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। आपको याद हो तो हमने स्टार्ट की क्लासेस में जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रहा था तो हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस भी किया था। तो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सेट्रस पैरिबस इसको कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी हालात जूं के तू रहें। Law of demand states that law of demand states that when the price of a good एक्सटेंड्स, याद रखिएगा कि यहाँ पे बाज़ लोग इंक्रीज़ लिखते हैं, बाज़ लोग राइज़ लिखते हैं। टेक्निकली ये टर्म जो है वो गलत हो जाती है। आपने लॉ ऑफ डिमांड की एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करनी होती है। सॉरी, ये प्राइस के बारे में, तो ये डिमांड के बारे में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन लिंक करती है डिमांड के बारे में। प्राइस के साथ आप इसको इंक्रीज डिक्रीज लिख सकते हो, राइज फॉल लिख सकते हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, प्राइस के साथ आप लिख सकते हो लेकिन डिमांड के साथ ये नहीं लिखना होता। इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड, बाज़ औक़ात इसको क्वांटिटी डिमांड लिख देते हैं, वो भी गलत है। शॉर्टकट इसका ये होगा, प्राइस के लिए आपने पी लिखना होगा, साथ में भी लिख लेता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड increases the quantity demanded of it contract, the quantity demanded of it contract, कॉन्ट्रैक्शन से है, इसको सुखड़ना कहते हैं।
व्हेन, वाइस वर्सा नहीं लिखते बल्कि पूरा लिख लेते हैं, व्हेन द प्राइस, इसको पी कर देते हैं, ऑफ अ गुड डिक्रीजेज, quantity demanded of it extends. ठीक हो गया जी। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी हालात जो कि तू रहें। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, जब किसी गुड की, किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होगी, उसकी क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सुकड़ जाएगी, कम हो जाएगी। और जब किसी कमोडिटी की, किसी गुड की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। आपने याद रखना है कि जब भी क्वांटिटी डिमांडेड को आप प्राइस के साथ लिंक्ड करो तो क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की वजह से एक्सटेंड हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। कभी भी आप इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर सकते, टेक्निकली ये बात गलत हो जाती है। या आप इसको लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट, थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव और इनवर्स relation between price P and quantity demanded। आपने पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। फंक्शनल फॉर्म में आप इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे, फंक्शन ऑफ P। क्या हो रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड हो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी, जब प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। इन्वर्सली रिलेटेड है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों वेरिएबल। दिस इज़ कॉल्ड पी जो है इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड जो है दिस इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल समथिंग कैन बी चेंज, ठीक है, चेंज होता है। उसके आगे टाइप्स हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंक्रीजिंग, अच्छा नहीं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूस, इंडोजिनस, एक्सोजिनस, ये डिफरेंट टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। लेकिन आप यहाँ तक इसको महदूद रखो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है। डिपेंडेंट हमेशा याद रखना है कि इक्वल्स के राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल आता है उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं जनरली समझने के लिए, और इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल आता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। टेक्निकली जब डिफ़ाइन करने जाओगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल की वजह से इफ़ेक्ट नहीं होता, चेंज नहीं होता, बल्कि जब ये ख़ुद चेंज होता है, तब्दील होता है, तो इसके साथ जो लिंक्ड वेरिएबल होते हैं उनको लाजमी क्या करता है, चेंज करता है। देखें, प्राइस बढ़ेगी, जब ये प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट को क्या कर देगा, कम कर देगा, और जब ये कम होगा तो डिपेंडेंट को ज़्यादा। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, जो कभी भी खुद चेंज नहीं होता। ये इफ़ेक्ट होगा तो किसी लिंक्ड, जिसके साथ ये टेक्निकली जनरली लिंक्ड होता है, उस वेरिएबल के चेंज होने की वजह से चेंज, लेकिन ये कभी भी खुद मूव नहीं कर सकता। क्या होगा, प्राइस मूव करेगी तो ये मूव करेगा।